वेलकम टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, उड़ान पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है जेपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट का। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चल रहा है। तो पेपर 2 का और पेपर 1 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं दोनों का अलग अलग। अब ऐसा करेंगे ना कि जैसे उड़ान पब्लिकेशन का पेपर 1 का अलग प्लेलिस्ट बनेगा और पेपर 2 का अलग प्लेलिस्ट बनेगा। आप लोग को सर्च करना हो, जाके सीधे प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा। और मनीष रंजन सर का जो भी बुक करा रहे हैं पार्ट वाइज, उसको भी एक अलग वो प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कई लोग बोले मैम कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि कितना कौन कौन सा कैसा है। तो थंबनेल से तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में भी लगाए हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें ना मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 15 प्रैक्टिस सेट है। अभी तक फर्स्ट कराए हुए हैं, आज करेंगे सेकेंड प्रैक्टिस सेट। और बता देना चाहते हैं कि इस बुक में जो है ना, कहीं कहीं जो है क्वेश्चन गलत दिया है। इस बुक में क्या है, हर एक बुक में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमें क्रॉस चेक करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको क्रॉस चेक करने में। लेकिन कहीं कहीं अगर हमसे भी मिस्टेक हो जाता है तो उसका आंसर क्या करिए, आप लोग जिसको मालूम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करिए आंसर, ठीक है। इंसान से ही गलती होती है, तो क्या पता पब्लिकेशन के द्वारा मिस प्रिंटिंग हो गया हो या कुछ भी, तो आप लोग उसको प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिए सही आंसर। एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं मिस्टेक मिलेगा, और इजी क्वेश्चन रहता है जो सबको आंसर उसका मालूम होगा। तो पढ़ाने में अगर हम नहीं ध्यान दे पा रहे होंगे, क्रॉस चेक करने में अगर हमसे भी मिस्टेक हुआ हो, तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करिए। आप लोग सहयोग करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं। आप लोग पहली बार चैनल में विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से सही कथन का चयन कोड की सहायता से कीजिए। अब इसे चयन करना है, तो देखते हैं क्या है, कैसे है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद वैशाली था, नहीं। वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो, केवल बी सही है। देखिए ये पूछा भी गया है बीपीएससी के एग्जामों में कि सब प्रथम गणतंत्र किसको माना जाता है, तो वैशाली को माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नाना घाट अभिलेख संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश से संबंधित नाना घाट अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहली बार नवपाषाण काल में घटित नहीं हुई, तो इसका आंसर हो आग की खोज। ये कहाँ पे कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, आपस में पत्थर को रगड़ने से। नेक्स्ट, कथन और कारण बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न हमको ये लगता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में तो कई बार ऐसा ही प्रश्न ज़्यादा बनता है। देखिए कथन दिया कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश माना गया, ठीक है। कारण दिया कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु उदयी द्वारा मारा गया, हाँ ठीक है। तो इसका दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन काल में विदेशी सत्ता स्थापित करने वाले वंशों का सही युग्म क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। शक वंश व कुषाण वंश है। मध्यकाल के एक बड़े संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में सही कथन जो नहीं है उसका आंसर बताना है। तो इसमें सही कथन क्या नहीं है। यह संघर्ष पाल प्रतियार व राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, तो हाँ हुआ था। यह संघर्ष कन्नौज पर आधिपत्य के लिए था, हाँ था। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, हाँ चला था। अब डी में क्या दिया इसका, कि यह संघर्ष अनिर्णित ही समाप्त करना पड़ा, नहीं। तो इसका आंसर असत्य ही पूछा गया है, जो सही नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं 7वें नंबर पर। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान रहा किसका, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उपरोक्त सभी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। ये सब लुसेंट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में शामिल थे, देखते हैं। तेनालीराम, तो हाँ ये शामिल थे। तथाचार्य, मणिचार्य और धनीचार्य, ये लोग इनके दरबार में जरूर रहते थे, लेकिन अष्ट दिग्गज में शामिल नहीं थे तीनों लोग। ये बस तेनालीराम शामिल थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। केवल एक आंसर सही होगा। आते 9वें नंबर पर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किनके मकबरे वर्तमान भारत से बाहर हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी, बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह, जफर का। अब किसका किसका मकबरा कहाँ पे जाना जरूरी है, आता भी है परीक्षा में। तो बाबर कहाँ पे, काबुल में, जहाँ पे अफगानिस्तान के काबुल में है। जहांगीर का कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के लाहौर में है। बहादुर शाह जफर का कहाँ है, तो ये म्यांमार के रंगून में है। और बहादुर शाह जफर के बारे में पूछा जाता है, और अच्छा ही है ये तीनों का बाहर है, तो हमारे देश में नहीं है। दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का समर्थक था,
इसका आंसर क्या होगा? सी। कादरी सिलसिले का समर्थक था दारा शिकोह। 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इसका आंसर होगा बी। वी.डी. सावरकर ने कहा है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार बीपीएससी के भी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वही बताना है। तो पहला इसमें क्या दिया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 ईस्वी में पारित हुआ, नहीं, ये गलत है। मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में पारित हुआ, नहीं, ये गलत है। दोनों का ना आपस में ये सब बदल दिया गया है ऊपर नीचे, जैसे फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट में कर दिया गया। अब इसमें सही क्या रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। न तो एक सही है न ही दो। अब इसका सही आंसर भी जानना जरूरी है। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 को ही क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं 1909 को, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे 1919 में क्या हुआ? तो क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। तो ये दोनों को क्या किया है? आपस में बदल दिया गया। यहाँ पे 1909 न होके 1919 हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। और मार्ले मिंटो सुधार जो होता है यहाँ पे 1919 न होके 1909 हो जाएगा, तब सही हो जाता है। बस यही है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बंग भंग के प्रतिशोध स्वरूप हार्डिंग द्वितीय पर बमबारी की गई थी। कहाँ पर? तो दिल्ली में की गई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर होगा सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की गई थी। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक? तो 1930 से 1934 तक, ठीक है। के दौरान 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब? 16 अगस्त 1932 को, जिसके तहत दलितों को क्या किया था? पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था, और जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। ये पूछा जाता है कि किस जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था? तो यरवदा जेल में किया था। और देखिए, और पूना पैक्ट का भी प्रश्न पूछता है। इसके बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट जो है गांधी अम्बेडकर के बीच जो हुआ था, ये अनशन तोड़ा गया इसी के जरिए, और सांप्रदायिक पंचायत की अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लीमेंट एटली की घोषणा 1947 में शामिल था। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। देखते हैं। भारत के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे इसके तहत, ठीक है। हाँ, एक सही है। भारतीयों को 15 अगस्त 1947 तक सत्ता सौंप दी जाएगी, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। केवल एक इसमें सही है। तो देखिए, 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि भारत के नए गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। तथा भारतीयों की सत्ता जो है 30 जून 1948 तक सौंप दी जाएगी, ये कहा गया था इसके द्वारा, ना कि 15 अगस्त को। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। पुराने नाम दिया गया और नए नाम दिया गया, कौन क्या है? देखते हैं इसमें क्या चुनना, गलत चुनना है ना। तो देखते हैं, नील द्वीप समूह सही द्वीप को कहते हैं। हैवलॉक द्वीप समूह स्वराज द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप समूह हिंद द्वीप, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर गलत चुनना है तो सी हो जाएगा, यही है। अब ये देखिए, इस द्वीप के बारे में जान लीजिए। रॉस द्वीप समूह को क्या कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब इसका आंसर गलत ही पूछा गया है, तो यही हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है, जो है लगभग कितना? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 4000 किलोमीटर में है लगभग। अब आप लोग या तो 4096 हो जाएगा, ये भी सही है। 4000 भी रहेगा तो भी सही है, ठीक है। आसपास इसके रहे कुछ तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस राज्य के कुछ भी हिस्से को शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ए, पंजाब को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के हिस्से का शामिल है। पंजाब का कोई भी हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली में शामिल नहीं। ये सब मैप वाला प्रश्न है। भारत की जलीय सीमा में प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है? तो आंसर क्या होगा? 12 नॉटिकल मील है। ये पूछा भी जाता है प्रश्न। पुरानी जलोढ़ मृदा से बने भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर सी, बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा से बने भाग को। देखिए, मिट्टी के प्रकार बहुत अच्छा रहता है, पूछा जाता है, तो उसको एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न इससे ये बनता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है,
नौगाम के पास, जो गुजरात में नौगाम पड़ता है ना, वो उसी के पास नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। इसमें जो मेल नहीं खा रहा वही बताना है। एक तरफ बोर्ड दिया, एक तरफ मुख्यालय दिया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो चाय बोर्ड, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, यही बेमेल है। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा है बेमेल, तो यही होगा आंसर ए। कॉफी बोर्ड का है बेंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में, यानी कोट्टम या तो कोट्टायम कहते हैं, केरल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में। चाय बोर्ड अब पूछा जाएगा कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में, कोलकाता में पश्चिम बंगाल, तब सही हो जाएगा। दार्जिलिंग नहीं होगा यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या बताए हैं, बेमेल है, तो यही है ए। 23 नंबर क्वेश्चन। अक्सर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में सूखा प्रवण क्षेत्र की बदहाली पर दुख प्रकट करते हुए एक किसान की छवि चित्र दिखलाई जाती है, जिसके पीछे की भूमि में बड़ी बड़ी दरारें दिखलाई पड़ती हैं। इसे कौन सा मिट्टी करना ज़्यादा उचित होगा। आंसर हो गई काली मिट्टी करना ज़्यादा उचित होगी। देखिए, ये पूछा जाता है कि किस मिट्टी में दरारें पड़ती हैं, तो काली मिट्टी में ज़्यादा पड़ती हैं। बस वो इसी से आप लोग पकड़ सकते थे कि क्या बात किया गया है। जो प्रश्न आप लोग को समझ में ना आए ना कि क्या पूछा गया है और एग्जैक्ट कहीं पढ़े नहीं हो, तो उसमें कुछ कुछ जो शब्द होता है वर्ड, उसके हिसाब से आप आंसर बताइए, उसके अनुसार ही आंसर आप ढूंढ सकते हैं। तो यही एक ट्रिक होता है। जो जो नहीं समझ में आया प्रश्न, उसका जो जैसे इतना बड़ा दिया है ना, अब इतना बड़ा पढ़ लिए, समझ में आया नहीं कि क्या पढ़ें, दूसरी बार इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पढ़े हैं, जो मेन पॉइंट है उसको देखिए। दरारें दिखलाई पड़ती हैं भूमि में बड़ी बड़ी, तो कितनी बार हम लोग पढ़े हुए हैं कि काली ये मिट्टी होता है, इसका आंसर तो यही हो जाएगा। तो ऐसे ही हर एक एग्ज़ाम में अगर जिस एग्ज़ाम बैठी अगर प्रश्न नहीं समझ में, तो ऐसे एक वर्ड उठाइए वहाँ से कि क्या पूछा गया आखिर। शिशु लिंगानुपात का निर्धारण किस आयु समूह के शिशुओं से ज्ञात किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 से 6 वर्ष के शिशु समूह। मतलब 0 क्या इसमें दिया है कि जो अभी जन्म लिए हैं तब से लेके 6 वर्ष के शिशु समूह को शिशु लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। अब आते हैं 25 नंबर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा भील। नेक्स्ट देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। कब, 1976 में। इसी के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। देखिए, संविधान की आत्मा कहते हैं किसको, तो इसका आंसर होगा उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देशिका यानी प्रस्तावना भी कहते हैं उसको। अब देखिए, एक प्रश्न इससे कुछ लोग कंफ्यूज हुए कि अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं। देखिए, अगर प्रश्न रहता कि अंबेडकर जी के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 होगा उस समय आंसर। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो उद्देशिका को कहते हैं। अगर ऐसे प्रश्न है तो आंसर ये होगा। अगर ऐसे प्रश्न है कि अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा बताया, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इससे 2 प्रश्न समझ में आ गया आप लोग को, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके लिए। अब आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किसको है, तो इसका आंसर होगा ये, अनुच्छेद 21 क में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये सब पॉलिटी का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, इसका आंसर होगा डी, गरिमा का। धार्मिक विचार विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब गरिमा की बात नहीं कहिए, तो आंसर होगा डी। ये सब महत्वपूर्ण है। ये सब एक बार अगर आप लोग उद्देशिका पढ़ लिए ना, उससे कई प्रश्न बनता है। इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। हेनरी फियोल है इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट के लेखक। पोस्ट गौरव सिद्धांत में एस का क्या अर्थ है। देखिए, हम किसी प्रैक्टिस सेट में इसको कराए हुए हैं। इसका एस का मतलब क्या होगा, स्टाफिंग हो जाएगा। अब इसका पूरे में से सबका मालूम होना चाहिए, क्या पता पूछ दिया जाए। तो देखिए, पी का मतलब क्या होगा इसका, तो प्लानिंग हो जाएगा। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, ओ से वही हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग हो जाएगा। यही होगा। अब हिंदी में क्या होगा, तो नियोजन, संगठन, कर्मचारी, फिर उसके बाद निर्देशन, समन्वयन, प्रतिवेदन तथा बजट, ये सब हो जाएगा। हिंदी में महत्वपूर्ण नहीं, इंग्लिश में जो बताएं याद रखिएगा। इसमें एस का मतलब पूछा है तो स्टाफिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
32 का क्वेश्चन, लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी हेनरी फेयोल ने, लूथर गुलिक ने और लिंडन उर्विक ने, ये तीनों लोग ने सिद्धांत का समर्थक है लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, लोकपाल के लिए ओमडसमैन शब्द किस देश से ग्रहित किया गया है? तो इसका आंसर बी होगा, स्वीडन से लिया गया है। स्थानीय निकायों के आरक्षण से संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, जो गलत वो बताना है। देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 33%, और ये तो हाँ है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण में सकारात्मक संशोधन कर सकती है, हाँ है। फिर तीसरा क्या है कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में चक्रानुक्रम में मिलता है, ये भी है। इसके दिया है कि अध्यक्षों के आरक्षण का प्रावधान राज्यपाल द्वारा विनिर्धारित होता है, नहीं ये नहीं होता है, तो इसका आंसर असत्य पूछा है तो डी ही हो जाएगा, डी इसका आंसर असत्य होगा। देखिए इसमें क्या है कि स्थानीय निकायों के आरक्षण में अध्यक्षों के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा विनिर्धारित होता है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा नहीं। नेक्स्ट, जिला योजना समिति का उल्लेख है, तो इसका आंसर क्या होगा डी, अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, विपणन। देखिए प्राथमिक कौन होता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, खनन, उत्खनन ये सब आ जाएगा। द्वितीय में क्या आएगा, दूसरे में, तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, ठीक है, जिससे उद्योग में क्या होगा, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, जल, विद्युत, गैस आपूर्ति, ये सब। तृतीय में क्या आ जाएगा, तीसरे में, तो तृतीय में सेवा आता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, विपणन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सेवा हो गया और प्रशासनिक सेवा हो गया, ये सब तृतीय में आता है। तो पूछा जाता है कि प्रथम में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो आप लोग जान लीजिएगा। अब देखते हैं। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर का डी, रेपो दर उसे कहते हैं। वैश्वीकरण का अभिप्राय क्या है? तो आंसर होगा डी, वैश्विक व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना है। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? ये अर्थव्यवस्था का सब प्रश्न आ रहा है, तो इसमें देखते हैं, सी हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यह निरूपित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान जो है किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1978 से 1983 अवधि के लिए बनाई गई थी ये। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी पुरस्कार प्राप्त होते। कौन कौन सा? एडम स्मिथ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये तीनों प्राप्त हुए थे, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह, तो इसका आंसर बुक में ए दिया है, एक और दोनों जगह। देखिए उद्योग क्षेत्र में तो गणना होती है और शहरी क्षेत्रों में भी होती है। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है, कई लोग को नहीं मालूम होगा। तो जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है उसके अंतर्गत आता है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसी को कहते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी गणना नहीं हो रही है कार्य में, ठीक है, तो उसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित पद धारणीय विकास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? इसमें देखते हैं, डी हो जाएगा, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना किया जाए। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, यूपीपीसीएस में पूछा गया है प्रश्न, बीपीएससी में पूछा गया है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। सबको मालूम होगा उस समय। नेक्स्ट, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए पंचवर्षीय योजना से बहुत प्रश्न आता है, कई बार आता है, एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, धन और आय का समान वितरण जो है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है, नॉर्मल बात है, कई बार पूछा भी गया है।
किसी तारे का रंग किस चीज पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा सी, ताप पर निर्भर करता है। ये भी सबको मालूम होगा। नेक्स्ट, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर सी, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होता है। निम्नलिखित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर विद्युत बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, ये सब मजबूत बल है। सबसे कमजोर बल यही है, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें देखते हैं क्या कैसे दिया है। कागज का फाड़ना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रंग में परिवर्तन, कागज का जलना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। ये कागज को फाड़ना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये सब पूछता है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, सबको मालूम होगा ये। इसका आंसर हो जाए ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, निम्न दाब पे जो गैस भरी जाती हैं वो हो जाएगा बी, नियॉन और पारद वाष्प। लेकिन आप लोग को ये जानना जरूरी है कि ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैसें भरी जाती है। तो देखिए, कुछ का बता रहे हैं, जैसे ऑर्गन, जीनॉन, नियॉन अथवा क्रिप्टॉन, ये सब गैसें जो होती हैं, आदि गैसें, ये सब क्या होती हैं? पारे के वाष्प के साथ भरी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि ये नियॉन और पारद वाष्प नहीं रहता ये ऑप्शन में, तो इसका आंसर ए हो जाता, आर्गन और नियॉन। लेकिन अगर ये आंसर दिया है तो आंसर यही सही होगा। ठीक है, ये नहीं सही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता ये सब, तो ये सही होता है इसके बाद। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैसें भरी जाती है? तो नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? सी, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है किसका? तो इसका आंसर होगा डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का अनुमति ब्लूटूथ तकनीक देती है। अब आते हैं 54 नंबर, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 10,48,576 बाइट होते हैं। अब 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 1024 किलो बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 किलो बाइट होता है। और मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, बाइट पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 10,48,576। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो आंसर क्या होगा? बी होगा, पुलिकट झील के निकट अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है ये। अब यहीं पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, जो कि भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, क्रोनोलॉजी नहीं होगा यहाँ पे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है। बात देखते हैं। नेक्स्ट, सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो केला से संबंधित है। देखिए, सिगाटोका जो है केला में किस लिए संबंधित है? कवक के कारण जो होता है, कवक के कारण ये बीमारी होती है केले में, जिसके कारण जो होते हैं केले की जो पत्ती होती है रंग काला या पीला हो जाता है। ठीक है, तो केला से संबंधित है, ए हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है? तो आंसर बी, डायल अप सर्विस है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो आंसर होगा डी, आर्यभट्ट था। पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो आंसर होगा सी, बोरेक्स है उत्तरदायी। निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। देखते हैं किसको? तो बिरहोर को और बिरजिया को, दोनों लोग को है, तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। झारखंड की कुल जो होती है 32 अनुसूचित जनजातियां हैं, इसमें से कुल 8 जो हैं, असुर, परैया, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, सबर, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जनजातियों में यह सूर्य पूजा की आराधना का व्यवहार है, तो इसका आंसर कभी टूसू पर्व पर। झारखंडी वायलिन कहते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, केंदरी को क्या कहते हैं? झारखंडी। केंदरी का ये या केंद्रा का ये, इसको झारखंडी वायलिन कहते हैं। और इसमें जो होता है 3 तार लगे होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक आदिम जनजाति की सूची में शामिल नहीं है?
जो नहीं है वही बताना है। आंसर होगा डी, करमाली नहीं है। सबर कोरबा परैया है, करमाली नहीं है। अभी बताए हैं, अगर उसको आप लोग पढ़े होंगे अभी तो हो गया होगा आप लोग का 61वां नंबर क्वेश्चन से। प्रथम झारखंडी क्रांतिकारी जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपए की इनाम की घोषणा की थी, किसको? तो आंसर होगा सी, बुद्धू भगत को। तो नेक्स्ट, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो आंसर होगा बी, सोहराई। अब देखिए, सोहराई कहिए या सोहराय कहिए, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व होता है, ठीक है। और यह पौष माह में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर आधारित फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, नीरज पांडे है। नेक्स्ट, झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब बढ़ते क्रम में क्या, मतलब सबसे छोटा जनजाति जो है उसके बाद उससे बड़ा जो है, फिर उससे बड़ा जो है, फिर उससे बड़ा जो है, यही बताना है, ठीक। इतना ध्यान रखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या बताया गया है बुक में, सी बताया गया, और ये भी होगा ही। तो पहले सबसे छोटा बताना है तो खरवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा उससे बड़ा तो हो जनजाति, उससे बड़ा तो मुंडा जनजाति, उससे बड़ा उरांव आ जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिए कि सबसे बड़ी जनजाति जो है झारखंड में वो है संथाल जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जिसको ये प्रश्न नहीं समझ में आएगा फिर से पूछे, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ मंदिर दिया है, एक तरफ जिला दिया है, कौन से मंदिर कौन से जिला में अवस्थित है, लेकिन जो बेमेल है वही बताना है। तो देखते हैं, वंशीधर मंदिर ये गढ़वा जिला में हाँ है, और उग्रतारा मंदिर कहाँ है? लातेहार में है। महामाया मंदिर कहाँ है? तो गुमला में है। ये सब सही है। तो बेमेल क्या है इसमें? तो ये टी हो जाएगा। तपोवन मंदिर इसमें दिया दुमका, दुमका में न होकर तपोवन मंदिर कहाँ है? देवघर में है, देवघर में है। और एक तपोवन मंदिर कहाँ पे पाया जाएगा? तो वो है उत्तराखंड में। और ये तपोवन मंदिर कहाँ पे है? देवघर में, झारखंड की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए एक मान्यता के अनुसार क्या है, सीता जी ने यहाँ पे क्या किया था? तपस्या की था। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में सदाई बापला विवाह है, तो इसका आंसर होगा ये, क्रय विवाह है। अब इसी संथाल जनजाति में जो सदाई बापला विवाह है उसे क्रय या विनिमय विवाह भी कहते हैं, लेकिन इसको बिरोहर जनजाति में क्या कहते हैं? सदर बापला विवाह कहते हैं, ठीक है, बिरोहर जनजाति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शोध संस्थानों में कौन नई दिल्ली में अवस्थित नहीं है? आंसर इसका क्या होगा? ए, भारतीय मौसम वेधशाला। ये कहाँ पे है? तो ये पूरे महाराष्ट्र में अवस्थित है। शेष 3 कहाँ है? तो नई दिल्ली में है अवस्थित। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये क्या है? सब नई दिल्ली में अवस्थित है। ये कहाँ पे बताया है? पूरे महाराष्ट्र। पूछा जाता है। फ्लोरा और फौना संबंधित है, तो आंसर गई, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से संबंधित है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगी 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए विश्व जैव विविधता दिवस ये क्या है, इसका थीम पूछा जाता है कि इसका विषय क्या था 2023 में। तो इसका विषय था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्डिंग बैंक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन होते हैं? देखते हैं क्या दिया है। पहला दिया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हाँ होते हैं। दूसरा इसमें दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नहीं। तीसरा दिया है कि भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हाँ होते हैं। चौथा दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा। इसमें कहाँ दिया है कुट में? आंसर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्धनता की पहचान के लिए आधार के रूप में कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा बी, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर्मूला दिया गया था निर्धनता की पहचान के आधार के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? देखते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया, हाँ दिया गया था। दूसरा दिया कि हिंदी के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, हाँ दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, उपरोक्त दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत में कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं? देखते हैं इसमें क्या गया, कैसे दिया है। तो मन्नार की खाड़ी हाँ, कच्छ की खाड़ी सही है, लक्षद्वीप ये भी किए गए हैं,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब किए गए हैं। तो चारों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इनमें से सभी, इस सभी जगह प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रवाल भित्तियों से प्रश्न आता है, यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वार्षिक रिपोर्टों में कौन सा सही सम्मिलित है? संगठन एक तरफ दिया है, एक तरफ वार्षिक रिपोर्ट दिया है कि कौन संगठन कौन सा वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक, इसमें देना है कौन सा सही सम्मिलित है। देखते हैं, अंकटाड जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। हाँ, करता है। तो इसका आंसर होगा सी। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब खेल के क्षेत्र में कोच या प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। सबको मालूम होगा, इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बी, नीदरलैंड में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहते हैं, की स्थापना कब और कहाँ की गई? महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा डी, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना। अब इसमें कौन कौन से देश सदस्य देश हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भारत हो जाएगा, जैसे इंडिया मेरा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान, श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, फिर अफगानिस्तान आ जाएगा। तो ये सब देश हैं इसमें। अब इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इतनी बार पूछा गया इसलिए बता दिए कि इसमें कौन कौन से देश हैं, सदस्य देश के बारे में पूछा जाता है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और इसका आंसर डी हो जाएगा, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ये, 1992 में रियो डी जेनेरो में। ये शहर का नाम है, रियो डी जेनेरो। तो 1992 में किया गया था। अब इस को क्या कहा जाता है? इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः मैराथन दौड़ की दूरी होती है लगभग कितना? तो आंसर होगा 42 किलोमीटर होती है सामान्यतः। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? आंसर होगा बी, महासभा को कहा जाता है विश्व की लघु संसद। नेक्स्ट, इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ, मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, ये भी सही है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हाँ, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। डी में दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें दिया है, लेकिन ये गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। तो आंसर होगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को नहीं। नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बी, लुइस ए कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर देखिए। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर होगा बी, नोवाक जोकोविच ने जीता है फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब। अधिकतर यही जीतते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला क्या दिया कि भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया। तो हाँ, इतने ही तक रखा गया है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? इसे पूछा गया जो सही नहीं है वही बताना है। दूसरा देखते हैं, 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। यही वाला सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 वाला सही नहीं है, बी हो जाएगा। आते हैं 89, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न। आंसर डी, फिजी में हुआ था आयोजित। ठीक है, और ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन क्या दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का विषय था पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा में बदलाव लाना। इसे पूछा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा केवल एक, पहला वाला सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है भी जानना जरूरी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 10 नवंबर को नहीं 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन पर? अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के समय मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। पहला इसमें दिया गया कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। और दूसरा क्या दिया इसमें
इसमें दिया कि वर्ष 2023 में इसका विषय था क्रिएटिव इनोवेशन के लिए रिसाइकलिंग हीरोज। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इस कथन में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ। हाँ, हुआ था। दूसरा देखिए, इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। हाँ, किया था। तीसरा देखिए, 49वां शिखर सम्मेलन जो होता है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन यूके में होगा। नहीं, ये गलत है। इसे पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा ए। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अब ये आप लोग को जानना जरूरी है कि कहाँ पे होगा 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? तो जापान में हुआ। ठीक है, ये जान गए आप लोग। चलिए अब देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या बताए हैं? ए बताए हैं सत्य। 1 और 2 दोनों सही है। आता है नेक्स्ट, सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किस कंपनी को CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण है ये। तो भेल कंपनी को किया गया है CBIP पुरस्कार से, जो कि जो होता है ना केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड है, इसी को कहते हैं CBIP। व्यास सम्मान 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। यह व्यास सम्मान का 32वां संस्करण था 2022 में। हाँ, था। यह सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी नामक व्यक्ति को मिला। हाँ, मिला था। यह सम्मान पागलखाना उपन्यास के लिए मिला था। सही है ये सब। तो इसका आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। आते नेक्स्ट, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा सी। गोवा में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकीय तंत्र बहाली पर आधारित है और यह निम्न में से किस संगठन की संयुक्त पहल है? आंसर होगा UNEP की संयुक्त पहल है। अच्छा प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ये भी कई एग्जाम में अभी तक पूछा भी जा चुका है। करेंट का प्रश्न था, बहुत चर्चा में भी था। ये पूछेगा ना कि कब से कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का दशक कब से कब तक मनाया जाएगा? 2021 से 2030 तक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM श्री नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका संबंध किस चीज से है? आंसर इसका होगा डी, स्कूल से है। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रग कार्बोप्लास्टिन चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? आंसर सी, स्तन कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर सी, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ था। हाँ, हुआ था। दूसरा दिया इसका शुभंकर बागिन था। नहीं, इसका शुभंकर बागिन नहीं था। तो इससे पूछा गया कौन सही नहीं? तो बी हो जाएगा। केवल दूसरा वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका शुभंकर जो था ये सावज था, जो कि एशियाई शेर है। ठीक है, आयोजन गुजरात में ही हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, केवल दूसरा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।